गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एनिमल हस्बेंड्री की चौथी क्लास है। इसके पहले हम तीसरी क्लास ख़त्म कर चुके हैं। उसमें हम पढ़े थे भारत में पशुधन की स्थिति, जिसमें पहला पॉइंट था भारत में पशुपालन, दूसरा था पशुधन द्वारा राष्ट्रीय में आय योगदान। जैसे पशुधन द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान कैसे हैं, किस प्रकार हैं, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है स्वरोजगार के साधन के रूप में। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है बहुत से किसान या मज़दूर अपना दूध उत्पादन करके मतलब खुद का स्वरोजगार करके उसमें अपना भरण पोषण, लालन पोषण और अपने खर्चे चलाते हैं, वो इस रूप में है। नंबर 2 है उत्पादों का मूल्य। दूध द्वारा जो हमें मूल्य मिलता है उससे हमारे भारत के जीडीपी में 3.92% योगदान होता है। नंबर 3 है विश्व में दुग्ध उत्पादन में स्थान। जैसे अगर विश्व में भारत में पहला स्थान अगर में देखा जाए तो भैंस और बकरी के दूध से विश्व में भारत का पहला स्थान है। और गाय के उत्पादन अगर का देखा जाए विश्व में भारत का दूसरा नंबर पर है। यानी कहने का मतलब है भैंस और बकरी विश्व में भारत पहले नंबर पर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भारत में ही भैंस और बकरी द्वारा दूध उत्पादन होता है। और विश्व में दूसरे नंबर पर गाय द्वारा दूध का उत्पादन होता है। पहले नंबर गाय का जो है यूएसए है। ठीक। अब नंबर 4 पॉइंट आता है कृषि आय में दुग्ध उद्योग का योगदान। जो कृषि आय में जो दूध का उद्योग लगाकर जो कमाते हैं या अपनी आय प्राप्त करते हैं, उसमें से 53% योगदान भूमिहीन दुग्ध उत्पादन का है। जैसे इसके पास ज़मीन है ही नहीं, है तो एकदम थोड़ी है, नाम मात्र की है, वो 53% दुग्ध का उद्योग करते हैं। और सीमांत कृषक जो हैं वो 30% दुग्ध का उद्योग करते हैं। और लघु कृषक जो है वो दूध का उद्योग जो है 29% करते हैं। मध्यम कृषक 25%, बड़े किसान 19% दूध का उद्योग करके अपनी आय प्राप्त करते हैं। बाकी शेष जो बच रहे हैं वो अपनी आय अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सी पॉइंट, भारत में पशुपालन की सीमाएं या बाधाएं। अब भारत में जो है पशुपालन की सीमाएं, बाधाएं, जो परेशानियां आती हैं वो क्या हैं। जैसे उसमें है गांव की अर्थव्यवस्था परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पशुपालन पर ही टिकी हुई है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि गांव या शहर का प्रत्येक नागरिक पशुपालन के व्यवसाय को आसानी से अपना सके। कहने का मतलब है ये ज़रूरी नहीं है कि गांव का हो या शहर का हो, वो पशुपालन आसानी पूर्वक कर सकता है। जो बाधाएं आती हैं निम्न प्रकार हैं। जैसे मैंने लिखा है, पहला पशुओं के खरीदने के लिए धन का अभाव। ठीक है। और उसके बाद जो पैसे लगते हैं, प्रारंभिक आय में कमी, व्यय में कमी या धन की कमी। कहने का मतलब है कि पशु को खरीदने के लिए पैसे लगेंगे जो सबके पास नहीं होते हैं। ये भी एक बाधा है, ये भी एक समस्या है। करना तो चाह रहा है लेकिन पशु या खरीदने के लिए पशुओं को पैसे नहीं, उसके पास कैसे पालेगा फिर। दूसरा है पशुओं की देख रेख, रख रखाव, आवास का अभाव। अब वो चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन अब उसके पास रहने के लिए आवास ही नहीं है, रखने के लिए और देख रेख करने के लिए और रख रखाव की सुविधा ही नहीं है, तो कैसे रखेगा। ठीक है। नंबर 3 आता है पशुपालन में श्रम की आवश्यकता होती है। अब कोई बहुत इच्छुक है लेकिन वो उतना मेहनत नहीं कर सकता है तो भी पशुपालन नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पशु चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। जैसे आवश्यकता अनुसार डॉक्टर जो है, पशुओं के डॉक्टर जल्दी मिल नहीं पाते हैं, इसका भी एक रीज़न है। और इससे क्या होता है, अगर पशु बीमार हो गया और समय पर डॉक्टर ना पहुँचे तो उससे पशु बीमार होकर मर भी जाते हैं और उससे बहुत हानि होती है, ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है कृषकों की लगातार घटती रुचि। अब किसान की रुचि घटेगी ही, क्योंकि अब इस तरह का होगा अगर डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टरों का अभाव होगा और रखने में और श्रम की में सब अब आदमी अब कामचोर होता जा रहा है तो उसमें रुचि घटेगी ही। नेक्स्ट है मशीनीकरण का कृषि में प्रसार। जब से मशीन आ गई हैं खेतों में, और फिर पहले क्या था, आदमियों द्वारा फसलों की कटाई होती थी, उससे भूसा पुआल सब प्राप्त होता था। अब क्या है, मशीनीकरण जब से हुई तब से किसान अपनी सुविधा को देखते हुए मशीन चलवाकर सब फसलों की कटाई उटाई करवा लेता है, जिससे भूसा वूसा भी मिलना मुश्किल हो गया है। भूसा पुआल जल्दी मिल नहीं पाता है और वो मिलता भी है तो बहुत महंगा है।
तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अब ये हो गया पशुधन द्वारा राष्ट्रीय आय में योगदान, और सी है भारत में पशुपालन की सीमाएं या बाधाएं। तो क्या परेशानी आती है, राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है, किस प्रकार है, कैसे है, इस सब पे हम बात कर चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं डी में क्या है, भारत में दुधारू पशु की दशा। इसके पहले हम सी में पढ़ रहे थे, भारत में पशुपालन की जो भी बाधाएं सीमाएं आती हैं उसको हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है भारत में दुधारू पशु की दशा क्या है। कृषि हमारे देश का अत्यंत ही महत्वपूर्ण धंधा है। लगभग 56% जनसंख्या यहाँ इसी धंधे पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। पशु इस धंधे का आधार है। भारतीय कृषक को बड़ी मात्रा में पशु शक्ति डेयरी पशुओं से आय प्राप्त होती है, या पशु शक्ति डेयरी पशुओं से प्राप्त होती है। गाय तथा भैंस दूध, दही, घी आदि दुग्ध पदार्थ प्रदान करती हैं और उनकी पशु शक्ति की समस्या का समाधान करती हैं। कहने का मतलब ये है, किसान का यानी पशुपालक का जो है पशु शक्ति क्या है, दूध, दही, घी या दुग्ध पदार्थ से जो भी आय मिलती है वो वही है पशु शक्ति, और पशु शक्ति की समस्या का समाधान करती है। यानी कि उनकी वही जो है समस्या का सुधार भी करती है, वही उनकी शक्ति भी है। ठीक है, अब इसमें आता है जैसे कुछ है कि गाय तथा भैंस पशुओं की उत्पादकता की, मतलब कौन से गाय है और भैंस है कितनी दूध देती है, वो भी क्या है, गाय तथा भैंस पशुओं की उत्पादकता। दूध की पैदावार प्रति पशु प्रतिदिन किलोग्राम में, यानी कि कौन सी गाय है, कौन सी भैंस है एक दिन में कितना दूध देती है। 1997 से लेके 2011 तक का रिकॉर्ड है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ मैंने वो बनाया है, कॉलम बनाया है, वंश है, उत्पादकता है। अब किस सन में कितनी उत्पादकता थी प्रति लीटर, जैसे 1997 में कितनी थी, 2003 में कितनी थी, 2007 में कितनी थी, 2010 और 11 में कितनी थी। जैसे देसी गाय यानी स्थानीय गाय 1997 में 1.83 किलोग्राम एक दिन में दूध देती थी, और संकर गाय यानी कि विदेशी गाय 6.36 किलोग्राम प्रति लीटर देती थी, और भैंस जो है 3.83 किलोग्राम प्रति दिन देती थी। ठीक है, अब जैसे है यहाँ पे देखिए आप, तो भैंस से भी ज़्यादा विदेशी गाय दूध दे रही है। ठीक है, अब 2003 का आंकड़ा देखते हैं। 2003 में कितनी हुई, देसी गाय 1.93 और संकर गाय 6.52 और भैंस 4.24, और वही 2007 का आंकड़ा देखा जाए तो 2.09, और 2007 में विदेशी गाय यानी संकर गाय का 6.53 और 4.44 भैंस का है, और 2010-11 का आंकड़ा है स्थानीय गाय का यानी देसी गाय का 2.36, विदेशी गाय का 7.02 और भैंस का 4.80। यानी कि आप देखिए सबसे ज़्यादा दूध अगर कोई दे रहा है तो वो है संकर गाय यानी विदेशी गाय। अपने यहाँ क्या समस्या है कि जो देसी गाय है बहुत ज़्यादा अगर दूध देती है एक दिन में, तो वो 1 लीटर 2 लीटर इससे ज़्यादा दूध देती होती नहीं एक टाइम में। ठीक है, और यही रीज़न है जो है संकर गाय विदेशों में जो है ये देसी गाय को माना ही नहीं जाएगा, आंकड़ों में जोड़ा ही नहीं जाएगा, वहाँ पाला ही नहीं जाता है। अब क्या है, दुधारू पशुओं की हीन दशा का कारण क्या है भाई, इनका जो हीन दशा हो रहा है, इनकी दुर्गति जो हो रही है उसका कारण क्या है, अच्छे चारे की कमी। अपने यहाँ अच्छे चारे की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, चारे की मात्रा है नहीं ज़्यादा, और मतलब अच्छे चारे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाए नहीं जा रहे हैं या है नहीं। दूसरा है नस्ल सुधार के प्रबंध का अभाव। अब नस्ल सुधारने के लिए कोई प्रबंध है नहीं, कोई जुगाड़ इंतजाम है नहीं। कहने का मतलब है अच्छी नस्ल की गाय हो या विदेशी या संकर गाय की नस्ल हो तो दूध अच्छा दे, ज़्यादा से ज़्यादा दे। लेकिन क्या है कि जब जो है अच्छी नस्ल की गाय है ही नहीं, होंगी ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। अब वो होंगी कैसे, अब उसका इंतज़ाम ही नहीं है नस्ल सुधार के लिए। जैसे अपने यहाँ जो भी देसी गाय हैं साड़ घूम रहे हैं, उन्हीं से उनका क्रॉस करा दिया जाता है और उसी से
देसी जिस प्रकार का सांड है उसी प्रकार से उसके बच्चे भी हो जाएंगे, उसका 50% गुण उसमें आएंगे। तो निर्बलता का यही कारण है, यही रीजन है, नस्ल सुधार के रीजन के प्रबंध न होने के कारण भी ऐसा है, दुर्गति हो रही, हीनदशा हो रही है। नेक्स्ट है पशु रोग, पशुओं का सही से ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण भी ऐसा है। और नेक्स्ट है गोवंश की उपेक्षा व कुप्रभाव, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न यही है, गोवंश की उपेक्षा व नुकसान। आज के टाइम पे देखिए कितना क्या हो रहा है, गोवंश की उपेक्षा मतलब उपेक्षा का मतलब उससे बहुत ज़्यादा उपेक्षा है। जब तक वो दूध तो दे रही है तब तक तो वाह बहुत सही, वो गाय हमारी माता है, कहते हैं गाय हमारी माता है और गाय बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है जब तक, लेकिन वो दूध दे रही होती। लेकिन जिस दिन दूध देना बंद कर देती है उस दिन उसको क्या करते हैं, अच्छे चारे भी नहीं देते हैं, मतलब चारा देना कम कर देते हैं, छानी पानी भूसा कम कर देते हैं और उसकी देख रेख मतलब सारी चीज़ें कम कर देते हैं और धीरे धीरे अगर उनकी चले तो वो उनको निकाल देते हैं या फिर बेच देते हैं, ये भी रीज़न है। अब कुप्रभाव भी यही है कि जब हमें दूध नहीं दे रही है तो हमारा अस्तित्व मतलब उसकी हमारी निगाहों से उसके लिए इज्जत कम हो गई या उसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक, क्योंकि वो हमारे अब किसी काम की नहीं रही। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। अब आज की दिन बस इतना ही। अब हमारी क्लास यहीं आज समाप्त होती है, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट डे इसके आगे से, ठीक है। थैंक यू क्लास।